हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आप लोग पढ़ रहे थे यूनिट 2 जो आपकी पेपर 1 की है, 4th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की। और इसके अंतर्गत आप लोगों ने ब्रिटिश के दौरान क्या शिक्षा प्रणाली थी, इसके अंतर्गत आप लोगों ने मिशनरियों द्वारा आधुनिक शिक्षा का आरंभ कैसे हुआ ये पढ़ लिया था ऑलरेडी। चार्टर अधिनियम 1813 भी पढ़ लिया था, 1833 भी पढ़ लिया था। और ओरिएंटल ऑक्सीडेंटल कंट्रोवर्सी क्या थी, यानी कि प्राच्य और पाश्चात्य विवाद क्या था, इसके विषय में पढ़ लिया था। प्राच्य और पाश्चात्य विवाद को ही जब करते समय ही मैकाले ने अपना एक विवरण पत्र दिया था। उस विवरण पत्र में क्या क्या लिखा था, कितने उसको भाग में बांटा गया था, है ना, और उसके अंतर्गत क्या क्या सजेशंस थे, यानी कि पूरा जो मैकाले का विवरण पत्र था 1835 का, उसका हम लोग एक छोटे तरीके से पूरा स्टडी करेंगे। भाई पूरा मैकाले का विवरण पत्र तो आप भी नहीं पढ़ पाओगे, है ना, तो ऑलरेडी उसको शॉर्ट करके ही आपको पढ़ाया जा रहा है। ठीक, आइए चलते हैं आज का आपका जो टॉपिक रहने वाला है उसकी तरफ। जिन बच्चों ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है तो फटाफट से सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को इन क्लासेस की ज़रूरत है उन तक ये क्लासेस पहुंच जाए। उसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। आप लोगों का ये काम है कि अपने जो आपके जूनियर्स हैं, है ना, उन तक 10 बच्चों तक ये चैनल को भेजना, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। हमें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन हमें आपसे ये तो चाहिए ही चाहिए कि एज अ सीनियर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर निभाइए। ठीक है, देखिए आइए चलते हैं मैकाले के विवरण पत्र 1835 की तरफ। लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार, कानूनी सदस्य के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया था। आपको याद होगा, क्या याद होगा कि 1833 वाला जो चार्टर अधिनियम आया था, है ना, उसके 1813 में कार्यकारी परिषद के 3 सदस्य होते थे, लेकिन 1833 में 4 सदस्यों को घोषित किया गया। 4 में से 3 सदस्य तो पहले जैसे, और जो चौथा सदस्य था वो कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। और वो चौथे सदस्य आपके कौन थे? वो चौथे सदस्य आपके लॉर्ड मैकाले थे। ठीक, याद आ गया होगा आपको। उसके बाद में तब तक प्राच्य और पाश्चात्य विवाद ने भी एक बड़ा रूप ले लिया था। सीधी सी बात है, आपने अभी देखा था कल की ही क्लास में। देखिए, अगर आप प्रीवियस क्लासेस नहीं देखते हैं तो जरूर देख लीजिएगा, तभी आप क्लासेस को कनेक्ट करके चीज़ों को पढ़ पाएंगे, है ना। तो जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद था, इसका सबसे मुख्य 3 कारण थे प्राच्य पाश्चात्य विवाद के, जिनमें से सबसे प्रमुख वाला अगर पूछ दिया जाए तो आपका 1 लाख रुपए जो साल का खर्च था उसको किस प्रकार से खर्च किया जाए, ये था। ठीक है, ओके। और इसका अंत नजर नहीं आ रहा था। उस समय तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक ने मैकाले को बुलाया और उसे बंगाल की लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त करते हुए उससे ये अपेक्षा की, क्या अपेक्षा की, कि वे 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 में उत्पन्न हुए विवाद का स्थायी हल सुलझाएं, तथा साथ ही उस साहित्य और वहां पर भारतीय विद्वान का क्या मतलब है, उस पत्र में उसका भी आशय स्पष्ट करते हुए 1813 के आज्ञा पत्र में वर्णित 1 लाख रुपए की धनराशि के खर्च करने में भी मदद का स्पष्टीकरण दे। ये बात तो कही गई थी। ठीक, चूंकि मैकाले अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक थे, कौन? लॉर्ड मैकाले, और प्रकांड विद्वान थे और कुशल वक्ता भी थे, तो सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट कर तर्कपूर्ण भाषा में लेखबद्ध कर दिया और विवरण पत्र गवर्नर जनरल को सौंप दिया। इस विवरण पत्र को ही मैकाले का विवरण पत्र 1835 के नाम से जाना जाता है। इस विवरण पत्र में मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र में उत्पन्न प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत करने के लिए ठोस सुझाव प्रस्तुत किए थे। मैकाले द्वारा धारा 43 की क्या व्याख्या दी गई, ये समझिए। यानी कि लॉर्ड मैकाले ने धारा 43 का क्या मतलब बताया, जो 1813 के चार्टर अधिनियम में आपने देखा था, उसका मतलब इन्होंने यहाँ पर पूरा समझाया। क्या समझाया? कि 1813 के आज्ञा पत्र में वाद विवाद के मुख्य 3 कारण थे। सबको पता है कौन कौन से। पहला, 1 लाख की राशि का व्यय किस प्रकार से हो। दूसरा, भारतीय विद्वान के अंतर्गत किन किन विद्वानों को रखा जाए। तीसरा,
साहित्य शब्द का क्या से समझा जाए। मैकाले कुशल विद्वान होने के साथ साथ पाश्चात्य साहित्य का भी घोर समर्थक था तथा प्राच्य साहित्य के ज्ञान को निरर्थक मानता था। कौन? लॉर्ड मैकाले। यानी कि जो लॉर्ड मैकाले थे वो जो प्राच्य आपकी यानी कि जो आपकी प्राचीन संस्कृत प्राचीन साहित्य था उसको बिल्कुल नहीं मानते थे, उसको निरर्थक मानते थे। उनका मतलब था वो कोई काम की नहीं है। ठीक। उसने धारा 43 की व्याख्या इतनी चतुराई से की, मतलब बहुत क्लेवर तरीके से की। क्या उसके साथ क्या कहा उसने, ये समझिएगा आप लोग। बहुत अच्छा है कि मतलब देखो पहले अंग्रेज कितने चालाक हुआ करते थे। मैकाले के द्वारा की गई धारा 43 की व्याख्या का विवरण इस प्रकार है कि साहित्य शब्द से उसने क्या ऐसे बताया, तो साहित्य शब्द से उसने ऐसे बताया कि मैकाले ने धारा 43 की व्याख्या में साहित्य शब्द को स्पष्ट करते हुए लिखा। क्या लिखा? कि साहित्य के अंतर्गत अंग्रेजी साहित्य भी आएगा, ना कि केवल अरबी और फारसी साहित्य आएगा। अंग्रेजी साहित्य को उसने यहाँ पर क्या किया? इंक्लूड कर दिया। और दूसरा उसने जो व्याख्या की वो ये कहा कि भारतीय विद्वान शब्द से क्या मतलब था, तो उन्होंने कहा कि भारतीय विद्वानों के अंतर्गत विद्वान आएंगे जो लॉक व मिल्टन के दर्शन तथा कविता से संबंधित हो। अर्थात केवल प्राच्य विद्वान ही नहीं अपितु पाश्चात्य विद्वान भी इस श्रेणी में आएंगे। यानी कि यहाँ से उसने क्या किया, जो वेस्टर्निस्ट विद्वान थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उनको भी इंक्लूड कर दिया। देख रहे हैं इनकी चतुराई। उसके बाद में इन्होंने कहा कि 1,00,000 रुपए खर्च करने के संबंध में अपने विवरण पत्र में कहा कि 1,00,000 रुपए की धनराशि पर कंपनी का अधिकार है। किसका अधिकार है? कंपनी का अधिकार है। और कंपनी जिस प्रकार चाहे वह धनराशि खर्च कर सकती है। इस धनराशि का खर्च करने में किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लॉर्ड मैकाले 1835 के विवरण पत्र में 1,00,000 रुपए व्यय करने के संबंध में क्या कहा गया? ऑप्शन ए कि धन प्राच्यवादियों के हिस्से में जाएगा, धन पाश्चात्यवादियों के हिस्से में जाएगा, या धनराशि पर कंपनी का अधिकार होगा। ऑप्शन डी धनराशि पर सभी का अधिकार होगा। तो आप क्या लगा करके आएंगे? ऑप्शन सी लगा करके आएंगे कि धनराशि पर कंपनी का अधिकार होगा। पाश्चात्य साहित्य के विषय में मैकाले के सुझाव क्या थे, तो ये समझिएगा। मैकाले प्राच्य साहित्य को व्यर्थ मानता था। मतलब जो प्राचीन साहित्य था उसको ये क्या करते थे, लिटरेचर एंड ऑल जो था लोगों का, उसको ये बेकार मानते थे। कौन? लॉर्ड मैकाले। और उसके स्थान पर भारत के पाश्चात्य साहित्य की व्यवस्था करने में पक्ष में था। यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर था उसको इंडिया में पूरा लाने का सिस्टम बना रहा था, है ना। पाश्चात्य साहित्य को महत्वपूर्ण बताने के संबंध में मैकाले ने जो सुझाव दिए वो किस प्रकार थे, तो वो इस प्रकार थे। पहला, अंग्रेजी साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है और इसका ज्ञान विज्ञान क्या है? अपार है। अंग्रेजी भाषा में श्रेष्ठ ज्ञान का भंडार है जिसे विश्व के बुद्धिजीवियों ने बनाया है, इसलिए भारतीयों को इसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया जाए क्योंकि भारत में प्रचलित देसी भाषाएं अविकसित हैं और इनका शब्दकोश भी बहुत सीमित है। इनके माध्यम से भारतीयों को अंग्रेजी साहित्य के ज्ञान विज्ञान से परिचित नहीं कराया जा सकता है। इन्होंने कहा कि केवल उनको जो भारतीय भाषाएं हैं, भारतीय साहित्य है, वो नहीं पढ़ाओ, इनको वो जो क्योंकि वो भाषाएं नहीं सिखाओ, इनका मतलब था जो हिंदी संस्कृत है वो डेवलप ही नहीं है, यानी कि अविकसित भाषाएं हैं, अविकसित साहित्य है, इनको वो नहीं पढ़ाओ। इनका जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, यानी कि जो एजुकेशन सिस्टम में जो मीडियम होना चाहिए चीज़ों को सिखाने का, वो इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश ये बहुत अच्छा मानते थे। ठीक। मैकाले भारतीय साहित्य को निम्न कोटि का मानते हुए लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर है। हमें तो ऐसा लग रहा है आज यहाँ पर कि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 110% पेपर में, अगर MCQs बना तो। मतलब मुझे ऐसा फील आ रहा है, अगर पूछा जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। क्या पूछा जा सकता है कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें, देखिए किस प्रकार से घोर आलोचना की गई है कि मात्र एक अलमारी में रखी गई पुस्तकें संपूर्ण भारत और अरबी साहित्य के बराबर हैं। ये कथन किसका था? ऑप्शन ए लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा करके आएंगे? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। मतलब भारत का जो साहित्य था उसको इतना निम्न कोटि का इन्होंने मान लिया, क्या कह दिया कि मतलब पूरे यूरोप की पुस्तकालय कि मात्र एक अलमारी में रखी गई जो पुस्तक है, यानी कि सिर्फ एक डेस्क में जो रखी गई बुक्स है, वो पूरे भारत
साहित्य के अरबी साहित्य के बराबर है। इन्होंने इस तरीके से आलोचना की थी। भारतीय इतिहास की निंदा करते हुए भी इन्होंने क्या लिखा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं तो ये पूछा जा सकता है। भारतीय इतिहास की निंदा करते हुए उसने लिखा कि भारतीय इतिहास में 60 फीट लंबे राजाओं का वर्णन है जो निरर्थक है। ठीक, इन्होंने कहा कि यहाँ का इतिहास कुछ भी नहीं है, 60-60 फीट ऊंचे राजाओं का वर्णन है वो भी क्या है, बेकार है। जबकि देखिए कितनी आलोचनाजनक बातें इन्होंने कही लॉर्ड मैकाले ने। भारत भूगोल के विषय में भी इन्होंने आलोचना की और लिखा कि इसमें मक्खन और शीरे के समुद्रों का वर्णन है। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। और भारतीय चिकित्सा साहित्य के विषय में मैकाले ने लिखा कि ये एक ऐसा चिकित्सा साहित्य है जिसके ज्ञान से अंग्रेज पशु चिकित्सकों को भी शर्म आएगी। इनका ज्ञान प्रदान करना बिल्कुल निरर्थक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। कितने क्वेश्चन बताए हमने आपको, 4, जो पूरे बन सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक, जो इन्होंने निंदाएं की है, जो आलोचनाएं की है, जो कथन कहे हैं, उससे संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। और अंग्रेजी भाषा की प्रशंसा करते हुए भी इन्होंने कुछ बात कही। क्या कही? उन्होंने कहा कि ये भाषा सभी भाषाओं में श्रेष्ठ है, जो इस भाषा का ज्ञान रखते हैं वही बुद्धिजीवी है। आज भी देखिए आप कहीं ना कहीं इस चीज़ का है, जो लोग इंग्लिश ज़्यादा बोल लेते हैं उनको प्रायोरिटी दी जाती है अपने भारत देश में, तो ये सब चीज़ें यहीं से तो आई हैं। आप देखिए जो स्कूल्स वगैरह है, जब टीचर का सिलेक्शन हो रहा होता है, अगर एक टीचर है और वो बहुत अच्छी स्पीकिंग है उसकी, तो उसको तुरंत सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं एक टीचर है जिसको नॉलेज बहुत है बट स्पीकिंग नहीं अच्छी है इंग्लिश, तो एक तरीके से उसको रिजेक्ट मान लिया जाता है ना। और आज भी कहीं अगर एक ग्रुप में लड़कियां खड़ी हैं तो अगर वो इंग्लिश में बात कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लगता है इनसे बड़ा बुद्धिजीवी कोई नहीं है ना। जबकि ये सब चीज़ें क्या है, बेकार है, जो कहाँ से आई, लॉर्ड मैकाले के समय से। ठीक, अंग्रेजी शासक वर्ग की भाषा है। भारत में उच्च वर्ग के लोग इस भाषा के प्रति रुचि रखते हैं, इसलिए इसे शिक्षा का माध्यम बना दिया जाए। इन्होंने ऐसा कहा। भारतीय भी अंग्रेजी भाषा को सीखने में रुचि लेते हैं, इसलिए इन्हें अंग्रेजी भाषा में शिक्षा प्रदान की जाए। संस्कृत और अरबी विद्यालय तथा कॉलेज तुरंत बंद कर दिए जाए, क्योंकि इनसे केवल सरकार का धन बर्बाद हो रहा है। समझो बात को, किस तरीके से खेल गए ये। लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया कि जो संस्कृत विद्यालय, जैसे आपने बनारस विद्यालय, और जो अरबी विद्यालय जो आपने अभी मदरसे वगैरह देखे, इसको तुरंत बंद कर दिया जाए। समझिए, क्विक एक्शन लिया जाए, और क्योंकि यहाँ से धन की बर्बादी हो रही है। अब अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और कॉलेज खोले जाएं, जिनसे सभी को अंग्रेजी का ज्ञान दिया जा सके। कंपनी के पास इतना धन नहीं है कि वह उच्च शिक्षा की व्यवस्था सभी के लिए कर सके, इसलिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए की जाए। उनके संपर्क में आकर निम्न वर्ग के लोग अपने आप ही शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। अब देखो, मैकाले के विवरण पत्र का अगर मूल्यांकन किया जाए तो क्या अच्छाई थी क्या बुराई थी, समझो बात को। मैकाले भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना चाहते थे जो जन्म से भारतीय हो, लेकिन रहन सहन तथा विचारों से अंग्रेज हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में एक ऐसे वर्ग को उत्पन्न करना कौन चाहता था जिसमें व्यक्ति जन्म से तो भारतीय दिखे, परंतु रहन सहन और विचारों से वो अंग्रेज हो। ऑप्शन ए विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉरेंस, ऑप्शन सी मैकाले, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो आप क्या लगा करके आएंगे, मैकाले। ठीक है, उसने अपने विवरण पत्र में भारतीय धर्म, संस्कृत और दर्शन के निम्न स्तर को बताया तथा उसे नष्ट करने का सुझाव दिए, तथा पाश्चात्य धर्म, साहित्य और दर्शन को उच्च कोटि का बताते हुए पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार करने की वकालत की। इस दृष्टि से मैकाले तथा उसका विवरण पत्र दोनों का ही मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, मैकाले के विवरण पत्र के गुण की अगर हम बात करें तो प्राच्य पाश्चात्य विवाद के विषय में चतुराईपूर्ण सुझाव। देखो, यही से उन्होंने चतुराईपूर्ण सुझाव दिया था ना। इन्होंने कहा था कि मैकाले भारत ने पाश्चात्य साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का प्रचार और प्रसार करना चाहता था, परंतु उसने जिस चतुराई से धारा 43 की व्याख्या की वो उसके लिए प्रशंसा का पात्र है। उसने अपने तर्क इस प्रकार प्रस्तुत किए कि भारतीय भी उसके शब्दजाल में फंस गए और वे भी उसके तर्कों से प्रभावित हुए बिना नहीं रुक सके। समझ रहे हैं, मतलब सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, इस तरीके से इन्होंने अपनी बात को लिखा था। पाश्चात्य साहित्य की वकालत भी इन्होंने की। इन्होंने कहा कि मैकाले ने पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के पक्ष में इतने ठोस तर्क प्रस्तुत किए जिससे ये लगने लगे कि पाश्चात्य साहित्य संसार का सर्वश्रेष्ठ साहित्य है, यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है वो इस वर्ल्ड का सबसे अल्टीमेट कल्चर में से एक है। मैकाले ने भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराने के लिए कहा कि ये उसके विवरण पत्र का एक महत्वपूर्ण गुण था। प्रगतिशील शिक्षा की वकालत में इन्होंने उस समय भारत में जो शिक्षा दी जा रही थी वो रूढ़िवादी थी। प्राचीन शिक्षा साहित्य प्रधान थी।
एवं शिक्षण विषयों में भी इस प्रकार की आधुनिकता नहीं थी। मैकाले ने भारतीय रूढ़िवादी को शिक्षा को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उसने भारत में प्रगतिशील शिक्षा की व्यवस्था पर बल दिया, जो उसके विवरण पत्र का एक क्या था, गुण था। ये क्या था, इनका एक गुण था। और धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाई। उस समय वैदिक, समझो, उस समय वैदिक पाठशालाओं में हिंदू धर्म की, मकतब और मदरसों में इस्लाम धर्म की, ईसाई मिशनरियों के विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जा रही थी। मैकाले ने सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त किसी भी विद्यालय को धार्मिक शिक्षा न दिए जाने की सिफारिश की, और ये उसका स्वागत योग्य सुझाव था। मतलब इन्होंने कहा कि किसी भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए हमारे पास देने के लिए धन नहीं है, ऐसा अपने विवरण पत्र में इन्होंने प्रस्तुत किया था। ठीक, अब मैकाले के विवरण पत्र के जो दोष थे वो क्या थे, आपने गुण तो पढ़ लिया, दोष क्या थे। पहली बात तो जो धारा 43 की व्याख्या की वो पक्षपातपूर्ण थी, है ना, यानी कि उसमें बाइसनेस थी। कैसे, इन्होंने मैकाले ने आज्ञा पत्र 1813 की धारा 43 की जिस प्रकार व्याख्या की वो पक्षपातपूर्ण थी, ये बात। दूसरी है कि उसने अपने चतुराईपूर्ण तर्कों से धारा 43 की व्याख्या को उचित सिद्ध कर दिया। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाना क्या था, निराधार था। किसी भी देश की शिक्षा का माध्यम उस देश की मातृभाषा अथवा प्रांत को प्रांतीय भाषा होना चाहिए, किंतु मैकाले ने भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने का सुझाव दिया, जो बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, जो निराधार था। इससे बहुत से भारतीय शिक्षा प्राप्त करने से क्या हुआ, वंचित रह गए। भारतीय साहित्य का अपमान किया इन्होंने हर विषय का तो क्या हुआ, उड़ाया था, मजाक उड़ाया था। चाहे वो भारत का साहित्य हो, चाहे वो आपका चिकित्सा विज्ञान हो, चाहे वो आपका कोई सा भी इतिहास वाला विषय हो। मैकाले ने भारतीय साहित्य को बहुत ही निम्न कोटि का बताया और उसका मजाक उड़ाया था। अगर मैकाले ने ऋग्वेद उपनिषद के आध्यात्मिक ज्ञान, अथर्ववेद के भौतिक ज्ञान और चरक संहिता के आयुर्वेदिक विज्ञान आदि का अध्ययन किया होता तो वो शायद ऐसा कभी ना कहता। भारत में एक नए वर्ग का निर्माण किया। मैकाले ने भारत में एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक हो। क्या कहा, जो पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के समर्थक हो तथा ब्रिटिश शासकों को भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सहायता प्रदान करे। वे जन्म से तो भारतीयों, परंतु विचारों और रुचियों तथा व्यवहार से क्या हो, अंग्रेजों। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा की। मैकाले ने भारतीय भाषाओं के संबंध में लिखा कि ये अविकसित तथा गंवारू हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि किसके पत्र में, अभी आप आगे और भी पढ़ोगे, वुड का घोषणा पत्र पढ़ोगे, अभी बहुत सी चीजें पढ़नी है आपको, है ना, तब आप कंफ्यूज होगे, तो लगेगा अरे ये किसने कहा था, किसने कहा था। इसलिए अच्छे से याद रखिएगा कि भारतीय भाषाओं के संबंध में ये किसने कहा था कि यह विकसित तथा गंवारू है, तो आप ऑप्शन में लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र को टिक करके आएंगे। तथा भारतीयों को भी इन भाषाओं को सीखने में कोई रुचि नहीं है, इसलिए इन भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देना तुरंत बंद कर दिया जाए। इसके फलस्वरूप भारतीय शिक्षा की उपेक्षा होनी शुरू हो गई थी। उच्च शिक्षा देने में पक्षपातपूर्ण रवैया था इनका। जैसे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को समान रूप से होना चाहिए, किसी भी जाति या वर्ग के लिए उसको सीमित करना मानवीय अधिकारों का हनन है। मैकाले ने उच्च शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लोगों के लिए कही, जो कि एक अनुचित सुझाव था। उसने कहा कि उच्च वर्ग के संपर्क में आकर निम्न वर्ग तक स्वयं पहुंच जाएगी। एक बात बताओ, आप 10 बच्चों को इंटर पढ़ा दोगे तो क्या जो फर्स्ट से लेकर के 10th 11th तक के बच्चे वो अपने आप पढ़ जाएंगे सब, है ना। इनका कथन ये था कि अगर हम उच्च शिक्षा दे देंगे बड़े वर्ग, उच्च कुल के वर्ग को, तो जो निम्न वर्ग वाले हैं वो अपने आप ही पूरा पढ़ जाएंगे। उसने ये कहा कि उच्च वर्ग के संपर्क में आकर के निम्न वर्ग तक स्वयं ही पहुंच जाएगी शिक्षा। ये उसका चालाकी भरा सुझाव था। इससे उच्च शिक्षा में भेदभाव उत्पन्न हो गया और उच्च शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लोगों तक ही सीमित रह गई। इससे भारत में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए, समझो बात को। इससे भारत में 2 वर्ग उत्पन्न हो गए, पहला उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला उच्च वर्ग और दूसरा उच्च शिक्षा से वंचित वर्ग, यानी कि जिसे निम्न वर्ग कहा जाने लगा। मैकाले के विवरण पत्र का क्या प्रभाव पड़ा, क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये समझिएगा। मैकाले के विवरण पत्र के प्रभाव हम 2 रूप में समझ सकते हैं। पहला जो तत्कालीन प्रभाव था, यानी कि तुरंत जो इम्पैक्ट पड़ा उसका, वो क्या था। मैकाले के विवरण पत्र का तत्कालीन प्रभाव हुआ कि कंपनी ने इसके सुझावों के आधार पर अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कर दी। साथ ही जो तत्कालीन प्रभाव शिक्षा पर पड़े वो इस प्रकार थे। पहला कि भारत में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय और महाविद्यालय खुलने शुरू हो गए, समझो बात को। इन्हीं के विवरण पत्र के माध्यम से आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में विद्यालय तथा महाविद्यालय अंग्रेजी माध्यम में खुलने कब से शुरू हो गए, किसके मोहर लगने से, तो आप क्या बताएंगे, लॉर्ड मैकाले के विवरण पत्र में इसकी घोषणा कर दी गई थी। और इसकी नींव इतनी मजबूत थी कि इनका विकास बहुत तेजी से हुआ और ये शिक्षा प्रणाली हमारे देश की मूल शिक्षा प्रणाली बन गई। आज भी हमारी शिक्षा इसी माध्यम पर आधारित है। आप समझ लीजिए ये कब से चल रही है,
1835 का जो लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आया था तब से चल रही है। अंग्रेजी को राजकाज की भाषा घोषित कर दिया। मैकाले ने अंग्रेजी भाषा के पक्ष में इतने ठोस सुझाव दिए लेकिन इनके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भाषा का महत्व बढ़ गया। सरकार ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें ये निर्देश दिया कि सरकारी नौकरियों में जो अभ्यर्थी अंग्रेजी का ज्ञान रखते होंगे, समझो गवर्नमेंट जॉब्स उन्हीं को देंगे जिनको क्या होगा, इंग्लिश का नॉलेज होगा, और उन्हें ही वरीयता दी जाएगी, प्रायोरिटी भी उन्हीं को ही दी जाएगी। उस समय केवल वरीयता दी गई थी, जबकि वर्तमान में तो सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्यता हो गया। आप समझो, उससे भी ज़्यादा कठिन समय आ गया कि अब तो क्या है, उस समय तो प्रायोरिटी दी गई थी, अब तो कंपल्शन हो गया है कि आपको इंग्लिश आनी ही आनी चाहिए, है ना। सरकार मैकाले के सुझावों से इतनी प्रभावित हुई कि इन सुझावों के आधार पर उसने अपनी नई शिक्षा नीति की घोषणा भी कर दी। ठीक, अब देखिए मैकाले के विवरण पत्र का दीर्घकालीन प्रभाव क्या पड़ा। ये तो आपने त्वरित प्रभाव पढ़ लिया, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा वो समझिएगा। भारतीयों को पाश्चात्य साहित्य तथा अंग्रेजी का ज्ञान हुआ और इसके विषय में जानकारी मिली, जिससे वर्तमान संदर्भ में अनेक लाभ भी हुए। जिस समय मैकाले भारत में आया था उस समय भारत में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो कैसी थी, रूढ़िवादी थी, और मैकाले ने उसके स्थान पर शिक्षा व्यवस्था करने के लिए कहा जिससे बालक तथा राष्ट्र की उन्नति हो सके। उस समय शिक्षा व्यवस्था थी वह धार्मिक अधिक थी तथा उसमें सामाजिकता का अभाव था। मतलब हर धर्म अपने अपने हिसाब से एजुकेशन दे रहा था, जैसे कि बौद्ध धर्म अपना, ईसाई धर्म अपना, वैदिक काल में अपने हिसाब से शिक्षा दी गई, तो लेकिन उनमें सामाजिकता का अभाव था, है ना। मैकाले ने भारत में धार्मिक शिक्षा का विरोध किया। किसी भी लोकतंत्र में धार्मिक शिक्षा एक निश्चित मापदंड तक ही दी जानी चाहिए। मैकाले के सुझावों से प्रभावित होकर भारतीयों ने पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृत के प्रति रुचि दिखाई। अपनी सभ्यता को छोड़कर दूसरी सभ्यता से प्रभावित होना किसी भी प्रकार से देशहित नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यहाँ के लोग प्रभावित हो चुके थे उसकी इस शिक्षा नीति से और उन्होंने इस प्रकार से चीज़ें शुरू कर दी थी। मैकाले की इच्छा भारत में अपने धर्म और साहित्य का विकास करने की थी। वह यहाँ पर अपने धर्म और साहित्य के पक्ष में ठोस तर्क लेकर आया था। उसने प्राच्य साहित्य को निम्न बता करके भारत में पाश्चात्य साहित्य व अंग्रेजी भाषा को महत्वपूर्ण बना दिया। उसके सुझावों के आधार पर भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। इससे हमें लाभ भी हुए। अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भारतीय देश विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, दूसरे देशों में अच्छे पदों पर नियुक्त हो रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद हमने अपनी शिक्षा का माध्यम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को ही बनाया, परंतु अंग्रेजी के बराबर शिक्षा का माध्यम बनी हुई है ना। इसके लिए मैकाले धन्यवाद का पात्र है। ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत और छननम सिद्धांत की अगर बात करें तो ये क्या था, फिल्ट्रेशन थ्योरी। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो समझो अंग्रेजी के फिल्ट्रेशन शब्द का अर्थ है निस्यंदन, अर्थात छनने की प्रक्रिया। ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिससे वह भारतीयों की शिक्षा पर कम से कम धन व्यय करना चाहती थी, अतः उसने अपने लाभ के लिए ये सिद्धांत प्रतिपादित किया था। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। लॉर्ड ऑकलैंड के अनुसार समाज के उन वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रसार करना चाहिए जिनके पास अध्ययन के लिए समय है और जिनकी संस्कृति जनता में छन छन कर पहुंचेगी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक आपके लॉर्ड मैकाले माने जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए छनन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो छनन सिद्धांत के प्रतिपादक भी आपके लॉर्ड मैकाले ही हैं। किंतु सबसे पहले ईसाई मिशनरियों का यह विचार था कि अगर भारत में उच्च वर्ग के लोग ईसाई धर्म स्वीकार कर लें तो उनसे प्रभावित होकर निम्न वर्ग के लोग खुद ही ईसाई धर्म स्वीकार कर लेंगे। 23 दिसंबर 1823 को बंबई के गवर्नर की काउंसिल के सदस्य वार्डन ने अपने विवरण पत्र में शिक्षा के विषय में कहा, बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान देना अधिक उत्तम होगा। आपसे पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है, कि बहुत से व्यक्तियों को थोड़ा ज्ञान देने की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को ज्यादा ज्ञान देना ज्यादा अच्छा है। ये कथन कहा गया था किसके द्वारा, तो वार्डन के विवरण पत्र में कहा गया था। ठीक, याद रखिएगा। 1830 में कंपनी के संचालकों ने मद्रास के गवर्नर जनरल को यह परामर्श दिया कि शिक्षा की प्रगति तभी हो सकती है जब उच्च वर्ग के उन व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान की जाए जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने का पर्याप्त समय और उनके पास देशवासियों का प्रभाव हो। इसके बाद 1835 के लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में इस सिद्धांत के पक्ष में ये सुझाव दिया कि शुरुआत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था उन उच्च वर्गों के व्यक्तियों के लिए की जाए जो हमारे और उन लाखों व्यक्तियों के बीच में जिन पर हम शासन करते हैं दुभाषीय का कार्य करें। इस सब से शिक्षा जगत में एक सिद्धांत का उद्भव होगा
और वह ये था कि सरकार के उच्च वर्गों में उच्च शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक वो स्वयं ही छन छन कर पहुंच जाएगी। बात वही है कि उच्च वर्ग को अगर हम शिक्षा देंगे तो निम्न वर्ग तक वो छन छन तक पहुंच जाएगी। यही था आपका छनन सिद्धांत। अब समझो बेंटिक का 1835 का क्या प्रस्ताव आया इस चीज को लेकर के। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, इन्होंने 1828 से 1835 तक शासन किया भारत में। इन्होंने कब से कब तक शासन किया लॉर्ड बेंटिक ने? 1828 से लेकर के 1835 तक। और अपने शासनकाल के दौरान इन्होंने सामाजिक, शैक्षणिक, वित्तीय एवं सरकारी सेवाओं में सुधार के अनेक प्रयास किए थे। मैकाले द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण पत्र को विलियम बेंटिक ने जिस प्रस्ताव द्वारा अनुमोदित किया था उसे ही बेंटिक प्रस्ताव 1835 कहा जाता है, या बेंटिक शिक्षा नीति 1835 का विज्ञप्ति पत्र भी कहते हैं। बेंटिक को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ था। इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया और मैकाले के सुझावों का स्वागत करते हुए उसे स्वीकृति दे दी। इस प्रकार 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। बेंटिक ने अपनी इस स्वीकृति के माध्यम से भारत में मैकाले विवरण पत्र के सभी प्रावधानों को कानून के रूप में मान्यता दे दी। जी हाँ, जो कुछ भी अभी आप अपने मैकाले के विवरण पत्र में पढ़ा उसको मान्यता यहाँ पर विलियम बेंटिक ने दे दी कानूनी रूप से। मार्च 1835 का यह आदेश पत्र भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में प्रथम नीतिगत घोषणा थी। बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को एक सहकारी विज्ञप्ति यानी कि गवर्नमेंट प्रोक्लेमेशन के द्वारा भारत में भावी शिक्षा नीति की घोषणा भी इस प्रकार से की थी। किस प्रकार से? कि शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धनराशि का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी शिक्षा के लिए किया जा सकेगा। इस प्रकार बेंटिक ने 4 सूत्रीय आदेश के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की शिक्षा नीति की भी घोषणा करते हुए कहा। कौन कौन से 4 उनकी मुख्य बिंदु थे? तो पहला मुख्य बिंदु था कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में यूरोपीय विज्ञान एवं साहित्य के प्रचार प्रसार को बढ़ावा देना है तथा शिक्षा के लिए स्वीकृत की गई धनराशि का प्रयोग इसी मध्य यानी कि अंग्रेजी शिक्षा में किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, परंतु काउंसिल का मंतव्य देसी भाषा या प्राच्य शिक्षा के किसी कॉलेज या स्कूल को समाप्त करने का नहीं है। मतलब खेल गए, मतलब ये किसी कॉलेज या स्कूल को समाप्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन बढ़ावा किसको दे रहे हैं? यूरोपीय विज्ञान और साहित्य को। पुराने चले आ रहे विद्यालयों को बंद नहीं किया जाएगा तथा वर्तमान छात्रों तथा अध्यापकों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी रोकी जाएगी, लेकिन नए छात्रों का उत्तरदायित्व ना तो सरकार लेगी और ना ही उन्हें छात्रवृत्तियां देना करेगी, यानी कि ना तो उनसे फीस लेगी ना उनको स्कॉलरशिप देगी। ऐसा सिस्टम अध्यापकों को नियुक्त शासन द्वारा की जाएगी। भविष्य में प्राचीन भारतीय भाषाओं का साहित्य के मुद्रण व प्रकाशन में सरकारी किसी प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान नहीं करेगी और ना ही उनका मुद्रण और प्रकाशन करेगी। मतलब यहाँ से उन्होंने अपने जो भी रुपए पैसे थे उससे भी हाथ उठा लिए। इस प्रकार से बची हुई धनराशि का उपयोग यहाँ के निवासियों को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी भाषा एवं यूरोपीय ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में किया जाएगा। इसी के साथ सामान्य शिक्षा नीति को यह आदेश दिया गया कि माध्यम भाषा की रूपरेखा प्रस्तुत करें और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा शिक्षा नीति घोषित करते ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बल मिल गया और 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 द्वारा उत्पन्न विवाद अंग्रेजी शिक्षा को बल मिल गया और 1833 के आज्ञा पत्र के धारा 43 जो उत्पन्न विवाद था, मतलब मेन तो यही विवाद ही था, जो अब इसका क्या हुआ, समापन हो गया, स्थायंत हो गया। बेंटिक द्वारा जारी किए गए आदेश पत्र ने भारत में शिक्षा के उद्देश्य, विषय वस्तु एवं शिक्षण माध्यम का निर्धारण किया। हालांकि बेंटिक की इस घोषणा से प्राच्यवादियों को धक्का लगा, परंतु भारतीय शिक्षा के इतिहास को एक स्पष्ट दिशा अवश्य प्राप्त हुई। T.N. सिक्वेरा ने कहा है कि इस विज्ञप्ति ने भारत में शिक्षा के इतिहास को एक नया मोड़ दिया और ये उस दिशा के विषय में जो सरकार सार्वजनिक शिक्षा देना चाहती थी, निश्चित नीति की प्रथम सरकारी घोषणा थी। इस प्रकार मैकाले ने इस विवाद को बड़ी कुशलता से सुलझाया है और हम कह सकते हैं कि अंत भला तो सब भला। ठीक, इसके बाद में एडम की क्या रिपोर्ट रही है वो उसके विषय में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब आप लोगों को क्या है कि जो चीज़ें जैसे आपने यहाँ पढ़ ली मैकाले के विवरण पत्र में, तो जब आपके सामने क्वेश्चन बन के आएगा
तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये मैकाले के विवरण पत्र में कहा गया, कि हंटर कमीशन में कहा गया, कि वुड के घोषणा पत्र में कहा गया, कि एडम की रिपोर्ट में कहा गया। तो इसलिए जितना कुछ पढ़ाते चल रहे हैं वो एकदम ध्यान से पढ़ते चलिएगा। आज आपका भारत में ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली के साथ साथ मैकाले का विवरण पत्र वाला चैप्टर भी एंड हो चुका है। कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे भैया, तो एडम की क्या रिपोर्ट्स थी, एडम की क्या रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट, दूसरी। एडम ने अपनी 3 रिपोर्ट दी थी, तो उसकी तीनों रिपोर्ट, एडम की पहली, दूसरी, तीसरी रिपोर्ट पढ़ेंगे, और उसकी शिक्षा नीति से संबंधित क्या संस्तुतियाँ थी और उनका क्या मूल्यांकन, यानी कि क्या उससे राय या निष्कर्ष निकल के, इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे होंगे। उसके बाद में वुड का घोषणा पत्र, फिर आपका हंटर कमीशन। ये तब इतना पढ़ने के बाद में आपकी यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट 2 जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, आपका MCQs का टेस्ट होगा। इस बार मैं आपसे कम से कम नहीं तो 50 क्वेश्चंस या 30+ क्वेश्चंस का टेस्ट लूँगी, ठीक है, जो कि आपका यूनिट 2 के केवल क्वेश्चन से रिलेटेड होगा। तो अब इसीलिए हम कह रहे हैं कि चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। अगर अभी तक आपने ऐप नहीं इंस्टॉल किया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो PG पॉइंट से जुड़ जाइए। उसके अलावा अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो PG पॉइंट ऑफिशियल से जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं या BEd करना चाहते हैं उन तक चैनल को पहुंचाना आपका ही कार्य है। ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। चलते टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। अपना ध्यान रखिएगा।